नमस्कार हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? देखिए, पहली क्लास अपन पढ़ चुके हैं और मैंने उसमें आपको इफ के बारे में पूरी कंप्लीट जो भी जानकारी थी वो सारी बताई थी और क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये भी मैंने बताया था। आज अपन उसकी सेकंड क्लास पढ़ेंगे, ठीक है? देखिए, फिर से क्वेश्चन वही है, नो इफ वाले हैं। और अब जो क्वेश्चन है वो नो इम्प्रूवमेंट पे है। किस पे है? नो इम्प्रूवमेंट पे। चीज वही रहेगी। अब वही चीज क्या है, ब्लैंक्स पर आती है, फिलअप पर आ जाती है, ठीक है? फिलअप पर आ जाती है, या फिर इसके अलावा वो नो इम्प्रूवमेंट में आ जाए, ठीक? या फिर इसके अलावा नो एरर में आ जाए। चाहे क्वेश्चन कैसे भी बने, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अपन को आना चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो ब्लैंक में पूछ रहा है या इसके अलावा नो इम्प्रूवमेंट में पूछ रहा है या फिर इसके अलावा वो नो एरर में पूछ रहा है। कैसे भी पूछ ले, क्वेश्चन हमको आना चाहिए। जब हमें क्वेश्चन आता है तो फिर हमें सिर्फ क्वेश्चन को करने से मतलब होना चाहिए, चाहे फिर उसके पूछने का तरीका कोई भी हो, ठीक है? बहरहाल मैं तीनों तरीके ही बता देता हूँ, ठीक है? आज अपनी जो क्लास है इफ पर, वो सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है बेटा? सेकंड क्लास, ठीक है? इससे पहले वाली क्लास में भी मैं कंप्लीट बता चुका हूँ और आज अपन सेकंड क्लास कर रहे हैं। पर सेकंड क्लास करने से पहले भी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी बताऊंगा, यानी पूरा कंप्लीट फिर से बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इफ के सेंटेंस। इफ वाले जो सेंटेंस होते हैं इनको अपन कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है? इफ यानी ये क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है? सेंटेंस ये लिखा अपन ने। इसका मतलब होता है सर्तीले वाक्य, ठीक है? सर्तीले वाक्य। सेंटेंस में जहां शर्त होती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, जहां शर्त आ जाती है वहां सेंटेंस में अपन इफ का प्रयोग करते हैं। अब इफ वाले जब सेंटेंस जो होते हैं वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा। अब बात ये आती है कि करे कैसे, चाहे ब्लैंक में हो या इसके अलावा नो इम्प्रूवमेंट में हो या इसके अलावा नो एरर में हो। सबसे बड़ी बात तो हमारे लिए यही है कि हम उनको करें कैसे, ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन बहुत शॉर्ट आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बहुत लेंदी आ जाता है। तो जब हमें अगर क्वेश्चन करना है तो हम कोई ऐसा तरीका ढूंढें कि क्वेश्चन देखते ही आंसर बनना चाहिए। जब क्वेश्चन को हमें देखते ही आंसर बनना है ना, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें पूरा कंप्लीटली समझना पड़ेगा। तो चलिए अपन इफ के बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर अपन ने देखा कि जहां पर शर्त होती है तो वहां पर कम से कम दो टेंस होते ही होते हैं, क्योंकि शर्त है। तो एक सेंटेंस में आप वर्क करोगे और दूसरे सेंटेंस में आप उसकी शर्त फॉलो करोगे, ठीक है? यदि तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। तो एक में आपको दौड़ना है और एक में आपको जीतना है। तो यदि आप तेज दौड़ोगे तो आप जीत जाओगे। इफ यू रन फर्स्ट यू विल विन द रेस। अगर आप तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि शर्तीले वाक्य हो गए, और शर्त अगर अपन रख रहे हैं तो एक टेंस में तो कंप्लीट होगा नहीं। कम से कम हमें दो टेंस चाहिए, एक में हम वर्क दिखाते हैं और एक में हम शर्त दिखाते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो वर्क होता है वो कै में जाएगा और जो शर्त होती है वो कैसे बनती है, ठीक है? उन दोनों का थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। सबसे पहले मैंने ये लिखा फर्स्ट टेंस। फर्स्ट टेंस, या तो मैं फर्स्ट कहूं या मैं इसको ये कहूं, दोनों एक ही बात है। इसके बाद ये कॉमा, और ये मैंने कहा बी टेंस, ये मैंने कहा बी, या मैंने कहा सेकंड टेंस, ठीक है? कम से कम दो टेंस बनेंगे तो अपन ने एक लिखा ए और एक लिखा बी। या मैं कहूं मेरे मुंह से निकल जाए फर्स्ट तो दूसरा क्या होगा? सेकंड वाला, ठीक है? चलिए, पहली कंडीशन हमेशा ध्यान रखना कि इफ जब भी लिखा मिले तो पहला वाला जो टेंस होगा ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा बनता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, प्लस एस या ईएस। और इसके बाद ये लिखा अपन ने ऑब्जेक्ट और यहाँ अपन ने लिखा सब्जेक्ट, ये कॉमा। और दूसरे वाला जो सेंटेंस होता है इसमें आती है मॉडल वर्ब्स। अब ये मॉडल वर्ब्स क्या है? जैसे यहाँ पर आ गया कैन है, इसके अलावा मे है, या फिर इसके अलावा विल है, या फिर इसके अलावा सेल है। और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अपने पास जो मॉडल वर्ब है, कैन है, मे है, बिल है, सेल है, तो अपने पास चार मॉडल वर्ब है। चारों में से कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए, इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई भी मॉडल वर्ब वो मॉडल वर्ब होना चाहिए, ठीक है? अगर इसके बाद अगर अपन बात करें तो ये लिखा अपन है सेकंड कंडीशन। अगर पहला वाला टेंस पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट हो जाए
तो ये लिखा अपन है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये लिखा अपन है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर अपन ने ये लिखा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये लिखा, ये किया अपन ने कॉमा। तो जैसे ये इसका पास्ट होगा वैसे ही मॉडल वर्ब का पास्ट हो जाएगा। तो कैन का पास्ट क्या बनता है बेटा, कुड। मे का पास्ट क्या बनता है बेटा, माइट। इसके अलावा बिल का पास्ट क्या रहेगा, वुड। इसके अलावा सेल का पास्ट क्या रहेगा बेटा, शुड। और हर हाल में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ, मॉडल वर्ब पास्ट जरूर हो जाती है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, वर्ब चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद अगर अपन तीसरी कंडीशन पर जाएं तो ये लिखा अपन है इफ। इफ के साथ में पहला वाला जो टेंस होगा ये बनेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस ये लिखा अपन है हेड, और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, और ये लिखा अपन है ऑब्जेक्ट, और ये रहा कॉमा। अगर कैन है, कैन का पास्ट कुड है, तो कुड का अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट, प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का फिर क्या है, परफेक्ट। वैसे ही प्रेजेंट, प्रेजेंट का पास्ट और पास्ट का फिर से क्या आएगा, परफेक्ट। तो यहाँ पर अपन कुड का परफेक्ट क्या लिखोगे, कुड, और ये लिखा अपन है। अगर मे है, मे का पास्ट क्या हो गया, माइट, तो माइट का परफेक्ट क्या होगा, माइट, और ये अपन ने लिखा है, ये लिखा अपन ने माइट है। बिल है, फिर वुड, और वुड का परफेक्ट क्या होगा, वुड, और ये लिखा है सेल, सुड, और फिर इसके बाद अपन लिखेंगे सुड, और ये लिखा अपन ने है, ठीक है, परफेक्ट। और जैसे ही इसके साथ हैव आ जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब तीसरी वाली जो कंडीशन है, या तो आपको ये मिलेगा तो, या ये रहता है कभी कभी इन्वर्जन रूल फॉलो हो जाता है, यानी पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड, और फिर अपन ने लिखा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ये लिखा ऑब्जेक्ट। कभी कभी ये इन्वर्जन रूल फॉलो कर लेता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, जैसे मैंने इसको कहा कि ये मैंने कहा ए हो गया, और ये मैंने कह दिया बी हो गया। कभी कभी वो आपको ए से पूछेगा, ए का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कभी कभी ये इन्वर्जन रूल फॉलो कर देता है, तो हेड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। यानी यहाँ दो पार्ट्स हो जाएंगे, दो पोर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ एक ही रहने वाला है। अब समझना अच्छे से। अपने पास इफ वाले सेंटेंस, इफ वाले मतलब कंडीशनल सेंटेंस हो गए, इनमें शर्त होती है अगर आप ऐसा करोगे तो ये होगा, कम से कम दो टेंस। अब दो टेंस जब होंगे तो वो आपको क्या करेगा कि किसी भी एक सेंटेंस में मिस्टेक देगा। अगर वो आपको ए सेंटेंस में मिस्टेक दे रहा है तो आप बी देखोगे कि बी किस में जा रहा है, और अगर आपको बी वाले में मिस्टेक दे रहा है तो आप ए देखोगे। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और फिलहाल क्वेश्चन पर भी ध्यान देना कि क्वेश्चन किस में दिया है। वैसे तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ब्लैंक में भी पता चल जाएगा। अगर ब्लैंक पहले है, इफ वाले में ब्लैंक है, तो इसका मतलब ए पूछ रहा है, तो बी पर ध्यान देना। अगर बी वाले में मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस में ब्लैंक है, तो इसका मतलब बी पूछ रहा है, ए पर ध्यान देना। ऐसे ही नो इंप्रूवमेंट में होता है, नो इंप्रूवमेंट में सीधा सीधा देख लें, जहां जितना उसको सही कराना होगा उसको अंडरलाइन कर देगा, और अंडरलाइन जब वो करके देता है तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये पूछ रहा है कि बी पूछ रहा है। नो एरर थोड़ा सा देखना पड़ता है कि भाई कौन से सेंटेंस में मिस्टेक है, क्योंकि नो एरर में ना तो अंडरलाइन होता है ना ब्लैंक होता है, नो एरर पूरा सेंटेंस होता है, और सेंटेंस में हमको पढ़कर समझना होता है कि भाई ये कहाँ पर इसमें एरर है। तो बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर एक बार समझ लोगे तो वो भी चीजें आपको आ जाएंगी। समझना, अगर ए सेंटेंस वो आपको दे रहा है तो वो आपसे बी पूछेगा, ए दे रहा है तो बी पूछेगा, और बी दे रहा है तो ए पूछेगा, उल्टा चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ए वाले सेंटेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस दे रहा है, अगर ऐसा है तो आपसे बी पूछेगा, तो बी में आपको ये चार जो दिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कैन आएगा, मे आएगा, बिल आएगा, सेल आएगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना हमें इसका यूज सीखना है और ना ही हमारे काम की चीज है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है कैन आएगा, कुड आएगा कि कुड हैव आएगा, ये हमारा मैटर है। हमारा मैटर कैन, मे, विल और सेल नहीं है, हमारा मैटर है कैन आएगा, कुड आएगा या कुड हैव आएगा। तो जैसे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसा ही इसमें सेंटेंस है, तो जैसे आपको ऑप्शन में देगा कैन है, कुड है या कुड हैव, तो आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसा ही ऐसा, तो क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। अगर वो आपको ऑप्शन दे रहा है मे आएगा, माइट आएगा कि माइट हैव आएगा, तो किसका प्रयोग करोगे, मे का। अगर वो आपको ऑप्शन दे रहा है बिल आएगा, बुड आएगा या बुड हैव आएगा, तो किसका प्रयोग करोगे, बिल का। अगर वो आपको ऑप्शन देता है सेल
आएगा, शुड आएगा या शुड हैव का प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे, सेल का। यानी ये प्रेजेंट है तो ये भी कौन सा बनाएंगे, प्रेजेंट बनाना चाहिए आपको। ठीक है, मान लीजिए कि अगर सेंटेंस में आपको पहला वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट देता है, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पर कौन सी फॉर्म आ जाएगी, सेकंड फॉर्म। अगर ये सेकंड फॉर्म दे रहा है तो आपको बी पूछेगा, तो बी में क्या करना है आपको, जैसे कैन दे दिया, कुड दे दिया, कुड हैव, तो आपको किसका प्रयोग करना है, कुड का। अगर वो आपसे पूछता है मे आएगा, माइट आएगा कि माइट हैव आएगा, तो किसका प्रयोग करोगे, माइट का। अगर वो आपसे पूछता है बिल आएगा, बुड आएगा कि बुड हैव आएगा, तो किसका प्रयोग करोगे, बुड का। अगर आप पूछते हो सेल आएगा, शुड आएगा, शुड हैव आएगा, तो किसका प्रयोग करोगे, शुड का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास्ट है तो ये भी पास्ट होने वाला है। मान लीजिए कि अगर ए टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में आ जाए, यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर ध्यान देना, चाहे वो कैसे भी आ जाए। ठीक है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर आ जाए, या तो सिंपल स्ट्रक्चर में आ जाए या फिर वो इन्वर्जन रूल फॉलो कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ध्यान देना कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। अगर ये परफेक्ट होगा तो ये बी वाला जो मॉडल वर्ब होगा वो भी परफेक्ट होगा। अब अपन को देखना क्या है, कैन कुड कुड हैव में से क्या आएगा, कुड हैव। अगर वो आपको देता है मे माइट माइट हैव में से क्या आएगा, तो माइट हैव। अगर वो आपसे कहता है बिल है, बुड है, बुड हैव में से क्या आएगा, तो बुड हैव। अगर वो आपसे कहता है सेल शुड हैव है तो क्या आएगा, तो शुड हैव आएगा। क्लियर हुआ। तो यानी यहाँ पर ए सेंटेंस दिया था, वो आपसे बी पूछ रहा था, तो बी क्लियर हो गया। ठीक, एक बार और बता देता हूँ, इन चारों में से क्या आएगा ये हमारा मैटर नहीं है, इन तीनों में से क्या आएगा ये हमारा मैटर है। कैन मे बिल और सेल में से क्या आएगा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कैन कुड मे कैन कुड है, माइट है, बुड है, शुड है में से क्या आएगा ये हमारा मैटर नहीं है। कुड हैव, माइट हैव, बुड हैव, शुड हैव में से क्या आएगा ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर क्या है, कैन कुड और कुड हैव में से क्या आएगा, मे माइट माइट हैव में से क्या आएगा, बिल बुड बुड हैव में से क्या आएगा, सेल शुड हैव में से क्या आएगा, ये हमारा मैटर है। ठीक है, यानी ए दिया था तो आपसे क्या पूछ रहा था, बी पूछ रहा था। अब इसका उल्टा लेके चलेंगे, अगर वो आपको बी सेंटेंस दे रहा है तो आप किसको कौन सा सेंटेंस देखोगे, यानी बी दे रहा है तो आपको ए देखना पड़ेगा। देखो, अगर सेंटेंस में आपको, यहां सेंटेंस में अगर आपको दिए गए सेंटेंस में अगर आपको कैन, मे, बिल और सेल में से कोई भी एक वर्ब मिल जाए तो यहां सेंटेंस देखना कौन सा बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ठीक है, अगर बी सेंटेंस में आपको कुड है, माइट है, बुड है और शुड दे रहा है तो आप तीनों सेंटेंस में यहां पर कौन सा बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर दूसरे वाले सेंटेंस में बुड हैव है, शुड हैव है, कुड हैव है या फिर माइट हैव है, अगर ऐसा दे रहा है तो पहला वाला सेंटेंस आप क्या बनाओगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट बनाओगे। क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर ए दे रहा है तो बी देखेंगे और बी दे रहा है तो ए देखेंगे, कोई दिक्कत। अगर दिक्कत है तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि तीसरी कंडीशन क्या हो जाए, कि तीसरी कंडीशन ये हो जाए कि जैसे यहां लिखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस के साथ में कैन दे रहा है, तो क्या करोगे, अगर ए भी सही दे रहा है, जैसे मैंने यहां पर कहा कि इस सेंटेंस में वो आपको ए भी सही दे रहा है और इसके अलावा ए सही दे रहा है और इसके अलावा आपको यहाँ पर बी वाला भी सही दे रहा है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में आपको कैन है, मे है, बिल है या सेल है दे रहा है तो ध्यान रखना फिर इसमें गलती करेगा कि वर्ब क्या आएगी। यानी दो चीजें जब ठीक हो तो तीसरी चीज पर देखना कि वर्ब क्या होगी। तो ध्यान रखना ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर से क्या होगी, ये प्रेजेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट दे रहा है और यहाँ पर कुड है, माइट है, बुड है, शुड दे रहा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी वर्ब देख लेना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। कई लोग ये समझते हैं कि कैन का कुड पास्ट है, मे का पास्ट माइट है, ठीक है, बिल का पास्ट बुड है, सेल का पास्ट शुड है, तो यहाँ पर वर्ब बदल जाएगी। वर्ब नहीं बदलेगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। वो क्या करेगा कि यहाँ पर वर्ब चेंज कर देगा, या तो वो आपको सेकेंड फॉर्म दे देगा या फिर थर्ड फॉर्म दे देगा, तो आपको समझ जाना है कि इसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। इसके अलावा अगर यहां पास्ट परफेक्ट टेंस दे रहा है, अगर यहाँ पास्ट परफेक्ट दे रहा है तो दूसरे वाले में वो आपको कुड हैव है या माइट हैव है या बुड हैव है या शुड हैव ऑलरेडी दे रहा है, सही दे रहा है, तो यहाँ वो मिस्टेक करेगा।
ठीक है। यहाँ कौन सी फॉर्म चाहिए अपन को, थर्ड फॉर्म, वो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म में से कोई एक रख देगा, तो इसका यूज नहीं करेंगे। यानी मैंने तीनों कंडीशन समझाई, फिर से समझ लो। अगर ए दे रहा है तो बी देखेंगे, और अगर बी दे रहा है तो फिर हमें ए सेंटेंस देखना पड़ेगा। अगर ए और बी दोनों ही सही दे रहा है तो फिर हमें वर्ब देखना पड़ेगी। ठीक है, ये मतलब था। क्लियर हुआ? चलो, इसके ये नोट कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन देखे अपन। पहला ही क्वेश्चन आ गया। अब पहले क्वेश्चन में एक बात और समझ लेना, एक लाइन में आंसर जाएगा कि इफ के साथ वाला, या मैंने कहा ये छोड़ो, मैंने कहा शर्त है तो कितने टेंस होंगे, दो टेंस होंगे। कितने टेंस होंगे? दो। एक मैंने लिखा फर्स्ट, ये मैंने लिखा फर्स्ट, और ये मैंने लिखा सेकंड। लिखा। अब कोई ना कोई तो इफ से जुड़ेगा, तो मैंने कहा ये लिखा अपन ने इफ, तो इफ के साथ मैंने फर्स्ट टेंस जुड़ा, तो इफ के साथ में फर्स्ट टेंस जो होगा, इसके साथ में क्या आता है हमेशा? टेंस। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चीज आएगी। और यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या आएगा? मॉडल वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स आएगा, या तो कैन आएगा। मैं एक ही लिख के देता हूं, 90% तक बुट से काम चल जाएगा, 99% तक बुट से काम चलेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा ही है, तो क्या आ जाएगा बेटा? बिल। और सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा? बुड। और अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? बुड है। और बुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इन दोनों के साथ में क्या आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 90% तक तो बुड ही मिलेगा और कोई वर्ब आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीटली शॉर्ट तरीका। ठीक है, आप हमेशा इस लाइन को हमेशा याद रखना, ये मैंने लिखा नोट, हमेशा याद रखना। इफ के साथ, इफ के साथ कभी भी, इफ के साथ कभी भी मॉडल वर्ब्स, मॉडल और ये वर्ब्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इफ के साथ कभी भी मॉडल वर्ब्स का यूज नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले तो बस एक देखते ही आंसर आना चाहिए, और एक लाइन में आंसर है कि इफ के साथ में कभी भी हम मॉडल वर्ब का यूज नहीं करते। देखा नहीं कि आंसर आया नहीं, बस हमेशा इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन अब अच्छे से पढ़ लो। इफ के बाद लिखा, इफ लिखा, इफ के बाद ये हो गया यू, यू क्या हो गया हमारे लिए? सब्जेक्ट। अब इफ के साथ में तो टेंस बनना चाहिए, ये क्या आ गया? वुड हैव। आ गया कि नहीं आ गया? अब अगर यहाँ पर वुड हैव आ गया और ये रिमेंबर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो हमें अच्छे से पता है कि इफ के साथ में वुड हैव है, वो मॉडल वर्ब का यूज नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सेंटेंस तो सही करना पड़ेगा। अब यहाँ आएगा क्या? बर रिमेंबर्ड तो आता ही नहीं है। अब ये रिमेंबर्ड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हेड रिमेंबर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब दोनों में से क्या आएगा हमें ये देखना है। अब पहले वाले में इफ के साथ में ये सेंटेंस जुड़ा है ना, तो पहले वाले में हो गई। अगर ये पहले वाले में हो गई तो हमें सेंटेंस दूसरा वाला देखना पड़ेगा। ये रहा कॉमा, कॉमा के आगे गए, ये लिखा वी, वी के आगे यहाँ पर अपन गए तो क्या लिखा है? वुड नॉट, और ये है, तो यानी वुड हैव आ गया। और लॉस्ट क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर वुड हैव आ गया तो आपको पता है कि ये लिखा अपन है वुड हैव। अगर यहाँ वुड हैव है तो पहले वाले के साथ में क्या आता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप ऑप्शन में देखो कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो ये रहा हेड और ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस में आंसर क्या आ जाएगा? इफ यू हैड रिमेंबर्ड टू ब्रिंग द मैप, यदि तुम्हें मैप लाना याद रहता, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट अवर वे, तो हम अपना रास्ता कभी नहीं भूलते। तो सेंटेंस देखो, सेंटेंस कितना भी कठिन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी लाइन में कितना लेंदी कितना डेप्थ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेंटेंस करना आ रहा है तो एक लाइन में आंसर हो जाएगा। सेंटेंस भले ही 5 लाइन में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि इफ के साथ कभी भी मॉडल वर्ब स्टार्ट नहीं होगा, तो आपको देखना है कि चाहे वो फिलअप में हो, चाहे इसके अलावा वो नो इंप्रूवमेंट में हो, चाहे इसके अलावा नो एरर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको देखना क्या है कि इफ के साथ कभी भी मॉडल वर्ब नहीं आते, और ये हमेशा आपको पहले ही मिल जाएगा। तो जैसे आपने सेंटेंस स्टार्ट पढ़ा, अब सेंटेंस स्टार्टिंग में पढ़ा आपने देखा कि इफ के साथ वुड हैव लिखा, और इसके बाद 3-4 लाइनें और लिखी है, तो आगे पढ़ना ही नहीं है। हमने देखा कि इफ के साथ में वुड हैव नहीं होता, नहीं होता, फर्स्ट नो एरर आंसर है ना, अपन इसमें कर जाएंगे, फर्स्ट वाले टिक को कर जाएंगे, यानी पहला वाला आपका आंसर हो गया और आगे बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन को अगर हमने अच्छे से पढ़ा है कि सेंटेंस कै में आ रहा है, तो फिर हम इजिली कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये सारी चीजें नोट कर लेना। ये शॉर्ट था, इससे पहले मैंने आपको पूरा डीप पढ़ाया था, पूरा डीपली समझाया। इसके बाद में ये मैंने आपको शॉर्ट लिख दिया, और ये सभी समस्याओं की जड़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये लाइन तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को देखते ही हम आंसर करोगे। चलिए आगे देखें। अगला देखा, ये लिखा है इफ के बाद आई, तो आपको पता है कि इफ के साथ में मॉडल वर्ब नहीं आती है, ठीक है, तो ये हट जाएगी। अब अपन को देखना है कि आएगा क्या, क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट में दिया तो ऑप्शन है अपने पास, तो आएगा क्या। आगे गए, ये हो गया अपने पास बी टेंस, ठीक है, ये हो गया बी। अब बी में क्या लिखा है, सेल। अगर यहां पर सेल है तो ये टेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो यहाँ पर सेल हटा दो। ये गॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो आंसर क्या हो गया, गेट। देखो वही चीज जो क्वेश्चन हमको नहीं आता वो कितना सिंपल हो रहा है, बस समझने की देर है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखा, अब देखो किस में जा रहा है, ये यहाँ पर इफ के बाद आई क्या हो गया हमारे लिए, सब्जेक्ट। स्टडीड क्या हो गई, वर्ब के सेकंड फॉर्म, वेल। अब ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड टेंस। ये क्या होगा, सेकंड टेंस। अगर सेकंड सेंटेंस है तो हम पहला वाला देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये पास्ट है तो यहाँ पर बिल का पास्ट क्या हो जाएगा बेटा, बिल का, ये लिखा बिल का पास्ट, तो बिल का पास्ट यहाँ पर क्या होगा, वुड होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो आई पास्ट हटा दो, ये लिखा आई पास, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी नहीं होगा, वुड, और ये लिखा पास, वुड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, वुड पास। तो जितने इजी जितने कठिन क्वेश्चन अपन को लगते हैं उतने ही क्वेश्चन इजी है। इंग्लिश उतनी बेकार सब्जेक्ट नहीं है जितना हम मान कर बैठे हैं। इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि यार कभी आएगी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी मीडियम को इंग्लिश कभी पढ़ाई ढंग से नहीं गई। सबसे ज्यादा अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स अगर किसी चीज से डरता है तो वो इंग्लिश से ही डरता है, और जो भी सब्जेक्ट होंगे वो उससे लड़ जाएगा, झगड़ जाएगा, कैसे भी करके वो कर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसके सामने अगर इंग्लिश को रख दिया तो उसके हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा जे, अगर मैथ है तो वो एफर्ट तो कम से कम लगाएगा ही लगाएगा। रीजनिंग है तो चलो कोई भी बात नहीं है, उसको आ जाएगी। जी ऐसा एक बेशक किसी की पसंद ना हो, उसको ईयर सन जो होती हैं वो करने में या दिक्कत आ रही हो, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, किसी के आविष्कार पढ़ने में दिक्कत हो, कुछ भी हो वो रट जाएगा। अगर याद नहीं होंगे, ट्रिक नहीं होगी, तो वो रट जाएगा। कई बच्चों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि वो 4-5 क्वेश्चन जो बिल्कुल सिंपल सिंपल है, उन्हें डायरेक्ट याद करने के चक्कर में एक खतरनाक, या अपन ये कह सकते हैं कि जिसका कोई सेंस नहीं, बस सेंस जोड़ देते हैं जबरदस्ती। जो भी ट्रिक्स निकालते हैं वो जबरदस्ती ट्रिक्स जोड़ देते हैं, उनको याद कर लेते, बताओ। जबकि अगर वो चाहे ना तो ट्रिक ट्रिक अगर अच्छी है तो याद कर लो। कई कई बार ऐसी भी हो जाती है कि वो सेंटेंस को जानबूझकर ऐसा बना देते हैं कि याद भी नहीं होता है, और जबरदस्ती याद भी करे, उससे तो अच्छा है वो 4-5 चीजें जो दी है उसको डायरेक्ट याद कर लिया जाए। तो ऐसा भी होता है, तो इन चीजों पर मत चलो, स्वाभाविक और सरल रास्ता चलो, सीधा रास्ता चलो, अच्छे से आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमको स्मार्ट बनना है, तो स्मार्ट भी बेटा उस चीज में बनो जिस चीज जो चीज आपको फायदा पहुंचाए। ऐसी चीज में स्मार्ट मत बनो कि जो शॉर्ट ट्रिक्स आप ले रहे हो वो भी ऐसी है कि उसको याद करने में भी आपके तोते उड़ रहा है, तो उसको मत देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, तो ये लिखा इफ के बाद सब्जेक्ट हो गया। अब देखो वुड हैव लिखा है, और वुड हैव के साथ में यहाँ पर क्या लिखा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था कि इफ के साथ में वुड हैव का यूज करते ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर तो मिस्टेक तो है। अब आगे गए तो यहाँ पर देखा अपन ने वुड हैव, और ये डन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर अपन ने देखा दूसरे वाले सेंटेंस में वुड हैव है,
वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पहला वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा बेटा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ढूंढ लो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये लिखा हैड और ये स्टॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आंसर क्या हो गया, पहला वाला। ठीक है, अगर हमने पढ़ा है तो देखो कितनी सरलता से आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे देखें। अब अगला क्वेश्चन देखें, फिर वही है कि इफ के साथ में पूरा का पूरा कंप्लीट आ गया। इफ के साथ में हैव और ये टाइम दिया है, कोई बात नहीं, ये लिखा अपन है वुड हैव और ये डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा अपन है वुड हैव और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा है तो यहाँ पहले वाले सेंटेंस में क्या आता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, देखो आई, इफ आई के बाद हेड और ये टाइम। ठीक है, तो हेड तो आ गया, थर्ड फॉर्म नहीं है तो क्या हुआ, हेड तो आ गया। इसका मतलब यदि मेरे पास टाइम होता, पास के लिए भी अपन हेड का प्रयोग कर लिया, वर्ब नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट वाला। हमें ये चीज पता है इसीलिए तो हम आंसर यहाँ पर ले आए कि नहीं लेकर आ गए, तो आंसर क्या कहलाएगा, पहला वाला। अच्छा, दूसरे वाले में हैव है नहीं चाहिए, तीसरे वाले में बर है नहीं चाहिए, हटाओ। अब इसके बाद आगे देखें, अगला क्वेश्चन फिर से वही है कि इफ के साथ में ये लिखा विल गेट। ठीक, अब आगे गए तो ये लिखा सेल। तो आपको पता है कि दूसरे वाले में बिल और ये लिखा अपन ने सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा है तो पहले वाले के साथ में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ठीक है, एक्चुअल में ये लिखा मैंने ए और ये लिखा मैंने बी। अगर ए है तो बी को देखेंगे और बी है तो ए को देखेंगे, उल्टा चलता है। जैसे यहाँ पर सेल दिया, पूछा यहाँ है तो अपन इसको देखेंगे और इसके बिहाफ पर अपन इसका आंसर लेकर आएंगे। तो बिल और सेल के साथ में क्या चलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। सेल गेट और ये लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस, तो आंसर क्या कहलाएगा, गेट। क्लियर हुआ? चले इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन। अब जैसे अगले क्वेश्चन पर अगर अपन जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ आई हैड प्लेड वेल। हैड और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गया। तो ये लिखा अपन है वुड हैव और ये बॉर्न थर्ड फॉर्म। तो आपको ए पूछा है ना, तो बी वाले में अगर यहाँ पर देखा वुड और ये हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पहले वाले में क्या होना चाहिए था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही दे रहा है, और अगर ऐसा दे रहा है तो इसका मतलब सेंटेंस में क्या है, नो इम्प्रूवमेंट, यानी दिए गए सेंटेंस में हमें किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ गया, फोर्थ वाला। चलिए अगला देखें, फिर अगला वही है, यहाँ पर लिखा इफ इट विल रेन, तो यहाँ पर इफ के साथ में विल नहीं आता है, ये लिखा बिल। बिल आ गया कि नहीं आ गया? अगर यहाँ पर बिल आ गया तो यहाँ पर अपन को क्या चाहिए, जैसे मैंने लिखा बिल और ये मैंने लिखा सेल, तो ये बिल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये कॉमा, तो यहाँ पर अपन को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो यहाँ पर इफ इट और ये रेंस, रेंस क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। वुड रेन है, इट रेन्ड, ये रेन्ड क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो आंसर क्या कहलाएगा, ये वाला। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर वुड होता, वुड या शुड होता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करते, सेकेंड फॉर्म का। इसका मतलब यहाँ पर अपन ने किसका प्रयोग किया है, रेंस का, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते अपन, रेंड का करते। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर वुड है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, तो अपन यहाँ पर किसका प्रयोग करते, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। इसका मतलब अपन का आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हेड और ये लिखा अपन ने रेंड। आता कि नहीं आता? तो यहाँ पर ये, यहाँ पर इसको हटा देंगे, अकेला क्या लिखेंगे, इफ इट और ये अपन ने लिखा रेंस। ठीक है, कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है इफ यू हैड अराइव्ड अर्लियर। अब ए दे रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, यानी अंडरलाइन कहां पर है, बी वाले में, तो बी वाले पर ध्यान देंगे। अब बी सेंटेंस करना है तो ए पकड़ना पड़ेगा कि ए क्या कहता है। ए में गए इफ यू और ये हैड अराइव्ड, तो यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म। और जैसे ही अपन ने देखा कि इसके साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरे वाले में अपन किसका प्रयोग करेंगे, वुड हैव और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर तो हेड फाउंड ही दोबारा से दे दिया, ये हो गया विल और फाइंड तो हटा दो, ये हो गया वुड हैव और ये फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वुड अकेला है, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या कहलाएगा,
सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ के साथ में ये दोबारा से नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने देखा क्या लिखा है, वुड हैव डन, तो यहाँ पर वुड हैव है तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है वुड हैव बोर्न, अगर यहाँ पर वुड हैव है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे अपन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, करेंगे कि नहीं करेंगे, और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। चले अगला क्वेश्चन, उल्टा कर दिया, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे पास कितने टेंस होते हैं, ए और ये बी, ठीक, ए और बी, और ये लिखा अपन ने इफ प्लस ये लिखा इफ, तो इफ के साथ में जो होगा वो हमारा सेंटेंस माना जाएगा, तो ये कहलाएगा इफ के साथ में। तो यहाँ पर दे विल कम और ये लिखा इफ के आगे जाना है, तो यहाँ पर अगर विल लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यू इनवाइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इनवाइटेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये होता नहीं है, तो आंसर क्या कहलाएगा, फर्स्ट फॉर्म में, तो ए वाला, ठीक है, आंसर क्या कहलाएगा, ए वाला। चले अब नहीं है, इतने क्वेश्चन जो थे वो इफ के मैंने आपको बताए, ये सेकंड क्लास थी इफ के, इससे पहले वाली एक क्लास और करा दी, ये सेकंड क्वेश्चन मैंने नो इंप्रूवमेंट पे करा दिए, इसके बाद नो एरर पर भी भरमार क्वेश्चन कराऊंगा कि कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं हो, चाहे वो ए सेंटेंस से रिलेटेड हो चाहे बी से रिलेटेड हो, अगर ए और बी दोनों सही दिए तो वर्ब से रिलेट हो, किसी भी प्रकार से अपन को उस क्वेश्चन को नहीं ड्रॉप आउट करना। तो क्वेश्चन को आप लोग समझना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है, बहुत से बच्चे सपोर्ट कर भी रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, अगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाया तो शॉर्ट वीडियो जरूर बना दूंगा, इतना मेरा विश्वास रखेगा। तो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, अच्छा लगे तो भी कमेंट करिए, ठीक है, डाउट हो तो भी कमेंट करिए, बताइए तो कम से कम कैसा क्या रहा। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा डरे हुए थे वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक्स इंग्लिश में आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। सभी बच्चों का, जो बच्चे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।